हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो रहने वाला है बेसिकली उत्तर वैदिक काल, जो हमने पार्ट वन में कवर किया था। पार्ट वन में जो कवर किया था हमने, उसमें हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल कब से स्टार्ट होता है, कालखंड क्या है, इसके स्रोत क्या है, कहाँ से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में बेसिकली पता चलता है। उसके साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर वैदिक काल में वेदों की जो है, उपनिषदों की कौन कौन सी जो है शिक्षाएं और कौन कौन से जो उसमें मुख्य तत्व हैं वो दिए गए, और कहाँ से किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे बनती चली गई। तो हमने बेसिकली फर्स्ट पार्ट में जो था वो परिचय और सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखा था कि किस तरीके से उत्तर वैदिक काल में परिचय और सामाजिक व्यवस्था का जो स्वरूप था वैदिक काल से वो बदल गया था। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो आई बटन में आपका पार्ट वन आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको कंपेयर करना है उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में तो इसके पहले की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन किस तरीके से आए, और ये उत्तर वैदिक काल से लेकर फिर किस तरीके से गुप्त, मौर्य वगैरह और आगे जाके मॉडर्न आज के समकालीन स्थितियों में भी आप इसको देख सकते हैं। आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा इसमें कि कौन कौन से यूपीएससी के जो क्वेश्चन है बेसिकली इसमें पूछे गए थे। ठीक है, पीसीएस में इसमें से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं अब। ठीक है, पैटर्न चेंज होने के साथ साथ वो आप देखेंगे कि पीसीएस के क्वेश्चंस भी जो है वो यूपीएससी के जैसे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसके प्रूफ देखेंगे तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि जो 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था यूपी पीसीएस का, उसके सी सेट के पेपर मैंने आपका हिंदी साहित्य और हिस्ट्री को मिक्स करके इसमें करवाया है। ठीक है, कि किस तरीके से हिंदी साहित्य और जिन बच्चों का वैकल्पिक विषय जो है हिंदी साहित्य है और कुछ बच्चों का वैकल्पिक विषय जो है वो इतिहास है, तो आप उसमें कोरिलेट कर सकते हैं चीज़ों को एक तरीके से। क्योंकि यहाँ उत्तर वैदिक काल में हम जो है पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन आता है, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, और यहाँ पर भाषा का भी परिवर्तन आ रहा है भाई, साथ ही साथ भाषा का परिवर्तन भी आ रहा है। तो जो भाषा का परिवर्तन है वो मैं करा रहा हूँ आपको हिंदी वाले टॉपिक से। ठीक है, जो हिंदी वैकल्पिक विषय है, और जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तन है वो मैं करा रहा हूँ इतिहास, हिस्ट्री वाले टॉपिक से। ठीक है, तो आप दोनों वीडियोस को मर्ज करके देख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो वैदिक, उत्तर वैदिक, बौद्ध धर्म, इन सब से जो रिलेटेड जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। तो मैं बात कर रहा था 12 अक्टूबर के, तो इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट थे वन वीडियो में से। ठीक है, ओनली वन वीडियो में से वो 4 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। जैसे जैसे हम सिलेबस को आगे कवर करते जाएंगे आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से और इन्हीं टर्म्स में से जो मैं आपको करा रहा हूँ इसमें से मिलेंगे। आप चाहे तो एज इट इज इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसमें भी आप एड ऑन्स कर सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे आते हैं और बात करते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन किस तरीके से आए, और वो राजनीतिक जो बदलाव थे उनकी वजह से उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से मुख्य भूमिका रही। तो हम बात कर रहे हैं आज राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक परिवर्तनों में, जब हमने देखा कि यहाँ पर जो पहले जो राजा हुआ करता था, वैदिक काल में जो राजा हुआ करता था भाई, उसको चुना जाता था, अपने कबीले में से चुना जाता था। अब यहाँ पर जो राजा था वो कैसा हो गया भाई, वंश आधारित हो गया। ठीक है, वंशानुसार हो गया, वंशानुगत हो गया, वंश के आधारित अब जो है यहाँ पर राजा होने लगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर सामाजिक स्थिति में कि स्त्रियों की स्थिति जो थी वो कमजोर होती जा रही थी अब। ठीक है, परिवार का मुखिया जो था वो कौन होता जा रहा था, पुरुष होता जा रहा था। तो यहाँ पर वंश प्रदावली जो है पूरी की पूरी जो सिस्टम है, जो पैट्रियार्टिक सिस्टम है, वो यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो पहले कबीलाई सिस्टम था, जिसको हम कबीला बोलते थे,
अब वो कबीला बदल के किस में कन्वर्ट हो गया भाई, जनपद में हो गया। और इसी जनपद का अधिकारी राजा, राज्य, भोज, सूत, नृपति आदि कहलाने लगा। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस किस कौन कौन से कार्य थे और उन कार्यों के अधिकारी कौन थे, जहां से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आपको पता चलेगा कि कौन कौन से मुख्य कार्य थे और उन कार्यों के कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए थे। वापस आते टॉपिक पे कि राजनीतिक परिवर्तनों में सबसे पहला परिवर्तन आया कि अब राजा जो था वो वंशानुगत हो गया, ठीक है, वंशानुगत हो गया। दूसरा, कबीला जो था अब वो बदल के किस में कन्वर्ट हो गया भाई, जनपद में हो गया, ठीक है। इसी से, यहीं से अब जो उपनिषद जो बन रहे थे, जो आगे उपनिषदों में बदलाव आ रहे थे, जो अब आप कह सकते हैं कि जो एक तरीके से कला और साहित्य में जो परिवर्तन आ रहे थे, उसकी वजह से यहां पर दार्शनिक राजाओं को भी देखा गया, ठीक है भाई। दार्शनिक राजाएं मतलब जो अपने दर्शन या सिद्धांत या राज व्यवस्था, अब इनके आधार पर अपने विचार देने लगे। ऐसे राजाओं को दार्शनिक राजाओं की श्रेणी में डाला गया। कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम उदाहरण देखें तो ऐसे कौन से दार्शनिक राजा हुए, तो देखेंगे कि विदेह क्षेत्र के कौन से राजा भाई, राजा जनक, विदेह क्षेत्र के राजा जनक हुए। आगे देखेंगे तो कैकय देश के अश्वपति हुए। और देखेंगे तो आपके काशी के अजात शत्रु हुए। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं, और भी हैं, जैसे पंचाल के हैं, प्रावण हैं, और भी हैं कई सारे, बट कुछ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे विदेह के जनक हो गए, ठीक है। जनक बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि भाई अभी राम मंदिर के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत हाल फिलहाल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है आगे क्वेश्चन आ जाए कि विदेह के कौन जो दार्शनिक राजा हुए तो वो जनक हुए, कैकाई क्षेत्र के कौन हुए, अश्वपति हुए, काशी के कौन हुए भाई, अजातशत्रु हुए। क्योंकि ये धर्म से भी आधारित है, कहीं ना कहीं ये धार्मिक प्रथा और कथा से भी आधारित है, इसलिए बताना जरूरी था। तो मैंने आपको बेसिकली तीन का एक उदाहरण दे दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो जो है हमारे सामाजिक व्यवस्था जो थी वो बदलती चली जा रही थी, ठीक है। वहीं अगर हम आगे देखें तो समाज के बाद अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म जो किसी भी सोसाइटी में, समाज में जो है मुख्य भूमिका अदा करती है, वो है भाई आर्थिक परिवर्तन, ठीक है भाई। आर्थिक परिवर्तन। तो आर्थिक परिवर्तनों में कौन से मुख्य ऐसे परिवर्तन थे जो वैदिक काल से लेकर अब उत्तर वैदिक काल में हमें देखे गए। तो सबसे पहला था भाई संपत्ति का अधिकार। तो अब संपत्ति का अधिकार कहां किसके पास जाएगा भाई, अगर वंश आधारित राज व्यवस्था है, अगर वंश ही आपका जो है वो राजा बनेगा, तो संपत्ति का अधिकार भी किसका होगा भाई, राजा का होगा, पुत्र का होगा, वंश का होगा। यहां बात क्लियर हो रही है। तो आपको इंटरलिंक करते चलना है। और देखिए, आपको अगर आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है तो आप इसी बेसिस पे भी कर सकते हैं, इसी पैटर्न में भी कर सकते हैं कि हमने बात करी सामाजिक परिवर्तन की, तो उसमें स्त्री स्थिति के बारे में बता दिया, धार्मिक पारिवारिक बता दिया, पुत्री बता दिया। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आप उसको 1 या 2 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन चीजों को अगर आप ऐसे ही फ्लो चार्ट में ही ऐड करते चले जाएंगे तो आपका आंसर भी काफी अच्छा बिल्डअप हो जाएगा और काफी ज्यादा आप टाइम कंज्यूम भी इसमें जो है कर पाएंगे अपना, ठीक है। आगे बात करते हैं
तो अब जब सबसे पहले देखा संपत्ति का अधिकार, दूसरा अगर हम देखें तो जीविका, जीविका में कृषि, क्योंकि अब यहां पर जो समाज था वो कृषि आधारित हो गया था, और कृषि आधारित समाज की विशेषता क्या थी भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर खेती में लोहे का प्रयोग होने लगा। ठीक है भाई, खेती में क्या होने लगा, अब लोहे का प्रयोग होने लगा। अब ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि लोहे का प्रयोग कब से स्टार्ट होता है। तो आप ये तो समझ लीजिए कि लोहे का जो प्रयोग है वो उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि पूछा गया एक क्वेश्चन था, मैं ईयर भूल रहा हूं अभी कि कौन सा ईयर था वो बेसिकली, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि लोहे का इस्तेमाल कौन से वेद से, मतलब कौन से वेद काल से स्टार्ट होता है। तो आप ये मान के चलिए कि लोहे का जो प्रयोग है वो कौन से वेद से स्टार्ट होता है, कौन से वेद में सबसे पहले इसकी बात होती है, तो वो होती है भाई यजुर्वेद से। यजुर्वेद से सबसे पहले लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहां से सबसे पहले हमें ये बात मिलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है यूपीएससी में। ठीक है, डायरेक्ट यूपीएससी के प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लोहे का प्रयोग के साक्ष्य कौन से वेद से मिलते हैं, तो वो यजुर्वेद से मिलते हैं। ठीक है भाई, आपको डायरेक्ट में क्वेश्चन भी लिंक करता चले जा रहा हूं कि कैसे आप जो है इंटरलिंक कर पाएंगे इस कंटेंट को अपने मेंस आंसर राइटिंग में, क्योंकि मेंस में भी अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे 2024 का, तो उसमें डायरेक्ट वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन के बारे में बात है। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठाएंगे तो प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है कि जो है क्या नाम है कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा हुआ करते थे उनको कौन कौन से कार्य दिए जाते थे, या किस कार्य का अधिकारी कौन हुआ करता था, जिसके बारे में हम वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वापिस आते हैं टॉपिक पे, तो यहां पर बात कर रहे थे कि खेती में क्या होने लगा भाई, लोहे के प्रयोग के बारे में यहां पर बात हो गई। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहां पर सिक्कों का प्रचलन भी होने लगा। सिक्कों का प्रचलन यहां पर देखने को हमें मिल जाता है, और यहीं से सिक्कों को जो है वो निष्क और शतमान कहा जाने लगा। यहां पर एक क्वेश्चन आया था, मैं ईयर भूल रहा हूं इसका, कि निष्क क्या था, निष्क क्या था। तो यहां पर कुछ जगहों पर खेत था, ऑप्शन में भूल रहा हूं थोड़ा, उसमें एक सिक्का भी था। ठीक है, ऑप्शन में एक सिक्का था, तो सही आंसर उसका सिक्का था बेसिकली। तो आप यहां से देख सकते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। अब ऐसे ये मतलब नहीं है कि जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के ही मैंने पूरा कंटेंट बनाया है, नहीं, ऐसा नहीं है। कंटेंट पूरा क्रिएटेड किया है मैंने, बहुत सारे रिसोर्सेज को मिलाकर एक कंपाइल किया है, जो जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते थे टॉपिक मैक्सिमम निकालने की उसमें से कंटेंट मैंने कोशिश की है। पीवाईक्यू से लास्ट 30 ईयर के यूपीएससी के पीसीएस के निकालने की कोशिश की है, उसके बाद मैंने ये कंटेंट क्रिएट किया है। ये आपको किसी पर्टिकुलर बुक में, किसी जीके बुक में एज इट इज़ नहीं मिलेगा, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ऐसी वीडियोस के लिए, ताकि आप और ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है मैं आपको वो डिलीवर कर सकूं। साथ ही साथ अगर आपको छोटे से टॉपिक पे रुकेंगे, अगर आपको साथ ही साथ अपनी आंसर राइटिंग, अगर आपको आंसर राइटिंग अपनी जो है अच्छी इंप्रूव करनी है, या मेरे साथ अपनी आंसर राइटिंग के जो है जर्नी को स्टार्ट करना है, जिसमें जो है आपकी कहाँ पर ड्रॉबैक्स हैं, किन चीज़ों पे इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, तो आप जो है वो मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी आंसर कॉपी मुझे मेल कर सकते हैं। विनय नारायण 9716@gmail.com। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मेल अपनी। ठीक है, मैं अपनी मेल डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और मैंने यहां पर भी आपको बता दिया। आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर,
अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना स्टेट जो है वो मुझे लिखकर अपनी आंसर कॉपी भेजिए। आपको जैसे भी होगा 1 to 2 डेज में मैं आपको आपकी आंसर राइटिंग जो आपकी कॉपी जो है वो इवेल्युएट करके दे दूंगा। ऐसा ना हो कि आप 10 से 15 क्वेश्चंस भेज दें भाई। 1 to 2 क्वेश्चन आपके इनफ है जानने के लिए कि आपके बेसिक जो है स्ट्रक्चर किस तरीके का है। खैर, बैक टू द पॉइंट वापस आते हैं। तो यहाँ पर सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट होता है। वही अगर आगे देखें, सिक्कों के प्रचलन के साथ बाट व्यवस्था, बाट व्यवस्था मतलब तोल की व्यवस्था। अब यहां पर तोल प्रणाली भी आ गई थी। ठीक है भाई, अब यहां पर चीजों को तोला जाने लगा। अब ये सब आप पूछेंगे कि सर तो फिर ये वैदिक काल में क्यों नहीं थी? क्योंकि भैया वैदिक काल जो था वो एक तरीके से चारण काल था, जिसमें प्रवासी ज्यादा थे, या आप कह सकते हैं यायावारी। ठीक है, जो पशुपालन पे ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, पशुपालन पे ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक मैंने आपको सामाजिक व्यवस्था में बताया था कि अब ये लोग जो है यहाँ पर रुकना स्टार्ट हो गए थे। अब ये रहने लगे थे, अब ये गृहस्थ हो चुके थे, अब ये अपना घर बसाने लगे थे एक जगह पर रहकर। इसलिए यहाँ पर अब सब चीजों का विकास जो है वो तेजी से होगा। तो बाट व्यवस्था यहाँ पर आई, और बाटों की इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाई डायरेक्ट पूछी जाती है कि क्या इकाई थी। तो यहां पर जो इकाई थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णल, डायरेक्ट पूछी जाती है। साथ ही साथ ऋतिका, कई जगहों पर ऋतिका भी दिखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गुंजा, तो ये प्रमुख इकाइयां थी। ठीक है, ये प्रमुख इकाइयां थी जहां पर आपको बाटों की व्यवस्था या तोल प्रणाली में आपको देखने को मिलती थी। वहीं अगर आगे चलें, आगे बात करें, तो यहां पर कृषि की, क्योंकि अब कृषि के बारे में बात कर रहे हैं, तो कृषि के कार्यों में उससे पहले हम बात करते हैं कि हस्त कार्य। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीजों को जो है बेसिकली यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, ये कौन कौन से हस्तशिल्प जो है वो यहाँ पर बनाए जाते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रथ निर्माण यहाँ पर होता था। रथ निर्माण, धनुष निर्माण। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल से या वैदिक काल में कौन कौन से हस्तशिल्प जो थे या निर्माण कार्यों को राजकीय जो है कर देना पड़ता था। तो इन दोनों जो भी काम इसमें करते, जैसे आज के टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो जीएसटी लगता है, और कुछ कुछ चीज़ों पे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वैल्यू एडेड टैक्स भी लगता है। जैसे कि आपके ग्रीन हाउस जो चीज़ें हैं जो रिलीज करती है, जो इंडस्ट्री रिलीज करती है, उनके ऊपर ग्रीन टैक्स भी लगता है। तो ऐसे ही जो उस टाइम पीरियड में रथ निर्माण या धनुष निर्माण करते थे, उनको राजकीय कर देना पड़ता था। ठीक है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स देना पड़ता था। तो आप ये बात याद रखिएगा कि कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजकीय कर किन निर्माण जो है आधारित शिल्प को देना पड़ता था, तो वो रथ निर्माण था और धनुष निर्माण था। ठीक है भाई, वापस आते हैं टॉपिक पर। तो यहां पर आगे बात होती है कि जो कृषि थी उसकी प्रक्रिया भी आपसे पूछी जा सकती है कि कृषि की प्रक्रियाएं क्या थी। तो इसकी मुख्य 4 प्रक्रियाएं थी। इसकी मुख्य 4 प्रक्रियाएं थी। कौन कौन सी 4 प्रक्रियाएं थी भाई? तो सबको, अच्छा कहां पर मिलता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्रोत क्या है? किसी भी चीज को जानने के लिए उसका स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हवा में बात नहीं हो रही है भाई। ठीक है, तो स्रोत क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण जो है, यहां से आपको पता चलता है कि इसकी कृषि की 4 प्रक्रियाएं थी। और वो 4 प्रक्रिया, पहला जुताई, दूसरा बुआई, तीसरा कटाई और मढ़ाई। ठीक है, जुताई, बुआई, कटाई और
मड़ाई, ये 4 प्रक्रियाएं थी जो कृषि प्रक्रियाएं कहलाती थी। जो भी कृषक थे, जो भी जनपद में जो है खेती का काम करते थे, वो इन 4 प्रक्रियाओं से खेतों में काम किया करते थे। अच्छा, इसके साक्ष्य क्या मिलते हैं? तो कई जगहों पर बहुत सारी ऐसी जो है ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां पर काठक, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, अभी तक मैंने इसमें देखा नहीं है, बेसिकली हो सकता है आया हो। ठीक है, कि यहां पर एक काठक स्त्रोत की बात है जहां पर 24 बैलों का हल की जो एक तरीके से कह सकते हो कि आप कि एक तरीके से 24 हल की मतलब 24 बैलों के हल की जो है आकृति मिली है, यहाँ पर बनावट मिली है। ठीक है, तो उसको क्या कहा? काठक संहिता में मिली है। ठीक है भाई, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो कृषि से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई भाई? सबसे पहले कृषि की प्रक्रियाएं। कौन सी प्रक्रियाएं? 4 प्रक्रियाएं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। उन प्रक्रियाओं की कौन से स्रोत थे, कहां से पता चली? तो शतपथ ब्राह्मण से पता चली। 24 बैलों के हल के जो साक्ष्य वो कहां से मिले? काठक से मिले। आगे बात करते हैं कि बाट व्यवस्था हो गई, ठीक है, सिक्कों की व्यवस्था हो गई, खेती में लोहे का प्रयोग हो गया, यजुर्वेद इंपॉर्टेंट हो गया कि यजुर्वेद से पता चलता है हमें। ठीक है, कि कहाँ लोहे के प्रयोग सबसे पहले कौन से वेद से पता चलते हैं? यजुर्वेद से पता चलते हैं भाई। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है वो है धार्मिक परिवर्तन। धार्मिक परिवर्तन, ठीक है, आखिर तक जुड़े रहिएगा। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से उनके कार्य और कौन कौन से राजा और उन राजाओं को क्या क्या नाम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे। ठीक है, धार्मिक के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब वैदिक काल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी तो अब यहां पर इंद्र की पूजा के बदले अब प्रजापति की पूजा यहां पर मुख्य हो गई और यहीं से प्रजापति जो है वो मुख्य देव बन गए, मुख्य देव बन गए। ठीक है भाई, कौन से देव? अब यहां पर पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देव की पूजा की जाती थी? तो प्रजापति की। साथ ही साथ विष्णु जो थे, यहां पर उनको पालनहार, यहां से विष्णु जी को जो है वो पालनहार माना जाने लगा। यहीं से माना गया कि जो विष्णु जो हैं वो समाज के क्या है भाई? दुखों के अंत करने वाले, दुखों का अंत करने वाले हैं, दुखों का अंत करने वाले देवता हैं और यही दुखों का निवारण करेंगे। ठीक है, करने वाले देव, यहां पर विष्णु जी को पालनहार, साथ ही साथ समाज के दुखों का अंत करने वाले या दुखों को हरने वाले देवता या निवारण करने वाले देवता के रूप में माना जाने लगा। और इसी से क्या हुआ भाई? यज्ञ व्यवस्था। आप सभी ने सुना होगा यजुर्वेद, आप सभी ने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से राजसूय यज्ञ हो गया। तो इस तरीके से यहां पर यज्ञ व्यवस्था भी बहुत ज्यादा माने जाने लगी और यहां पर यज्ञ ही जो है वो ईश्वर की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत बन गए। ठीक है, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, तो ये यज्ञ जो थे ये प्रमुख यज्ञ बने। और अश्वमेध यज्ञ आपने रामायण रामचरितमानस में भी इसके बारे में सुना होगा कि अश्वमेध यज्ञ जो है राम जी ने किया था, जहां तक अश्व जाएगा वो राज्य उनका हो जाएगा निर्विरोध। राजसूय यज्ञ अपने राज को आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध करने के लिए। तो इस तरीके से यज्ञ भी यहाँ पर स्टार्ट हुआ। और मैंने आपको षड दर्शन के बारे में बताया था कि
जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड और वैदिक धर्म में भी षट दर्शन की बात थी। तो अब यहां पर षट दर्शन जो है वो प्रमुख बन गया। इसके बारे में हम आगे और ज्यादा डीप करेंगे, षट दर्शन क्या है, एक पूरा अलग से टॉपिक इसका ऊपर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि षट दर्शन को किस तरीके से और ज्यादा इंप्रूव किया, साथ ही साथ बहुदेववाद, षट दर्शन यहाँ पर मैं आपको लिंक देता हूँ, बहुदेववाद से कुछ मिलेगा आगे जाकर, ठीक है। तो जुड़े रहेंगे तो आपको सब चीजें जो है वो क्लियर होती चली जाएगी, और आपके जो नोट्स हैं, जो आपके पावर नोट्स बनेंगे ये, ठीक है। और यहीं से आपके टू द पॉइंट, अगर आप 2 या 4 वर्ड भी देखेंगे, 5 वर्ड भी देखेंगे, तो आपका एक पूरा आंसर जो है वो बिल्कुल माइंड मैप आपका बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां से जो था वो आपने देखा कि किस तरीके से धार्मिक परिवर्तन भी जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, किस तरीके से बहुत और ज्यादा जो है वो वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल में जाना जाने लगता है, ठीक है भाई। तो यहां से आपने देखा उत्तर वैदिक काल पूरा, यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक और किस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले। अब जो टाइम है वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, लास्ट में आपको मिलेगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से टर्म्स हैं जो देखे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अधिकारी थे जिनको क्या क्या काम दिए गए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्य और उन कार्यों के अधिकारी, ठीक है भाई, कि कौन सा कार्य किस अधिकारी को दिया जाता था। तो ब्रीफ करके बहुत जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जैसे सबसे ज्यादा होता है सलाहकार, तो सलाहकार कौन हुआ करते थे भाई, उनके अधिकारी कौन होते थे, तो वो पुरोहितों को बनाया जाता था, ठीक है। पंडितों को, पुरोहितों को, ज्ञानियों को, उनको क्या बनाया जाता था, सलाहकार बनाया जाता था। इसी के साथ कोषाध्यक्ष कि जो कोष के बारे में जो है उसको जो है उसका अध्यक्ष होगा, उसका ध्यान रखेगा, उसकी ऑडिट करेगा, सब चीजें करेगा, तो उनको क्या बोला जाता, उनको बोला जाता संग्रहित, ठीक है। वो अधिकारी का क्या नाम होता था भाई, संग्रहित नाम होता था, ठीक है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है जिसमें हम कहते हैं कर संग्रहक, कि कर को कौन संग्रह करेगा, कर का कौन इकट्ठा करेगा, टैक्स को कौन कलेक्ट करेगा, तो टैक्स कलेक्टर भी होता था भाई, तो उसको भागदूत बोला जाता था, ठीक है भाई, क्या बोला जाता था, भागदूत बोला जाता था। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट और भी देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सेना प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था, सेना प्रधान, तो सेना प्रधान को बोला जाता सेनानी, ठीक है। सेना प्रधान जो होता था उसको क्या बोला जाता था भाई, सेनानी बोला जाता था। तो यहां से आप देख सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप देखें तो पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश वगैरह ये भी हुआ करते थे। तो इसमें मैं 5-6 कर देता हूं आपके लिए टोटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बस मैं वही करा रहा हूं, ठीक है। पुलिस अधिकारी को क्या बोला जाता था भाई, जीव ग्रीब, ठीक है, जीव ग्रीब बोला जाता था पुलिस अधिकारियों को। इसी तरीके से जो न्यायाधीश होते थे, उनको ग्राम में वादिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक एक वर्ण के बारे में बिल्कुल एकदम क्लियर करके बता रहा हूं, ठीक है। सलाहकार, पुरोहित, कोषाध्यक्ष, संग्रहित हो गया, कर संग्रहक जो है भागदूत हो गया, प्रशासनिक जो प्रधान हो गया आपका सेनानी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपका पुलिस अधिकारी जीव ग्रीव हो गया, न्यायाधीश आपका ग्राम्यवादीन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कार्य और उनको करने वाले अधिकारी हुए। इसी के साथ अगर हम देखें तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से लगातार लगभग क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं हर तरीके से डिफरेंट एग्जाम्स में, तो वो आता है कि जो शासन होता था, शासन और उस शासन को करने वाले की उपाधि,
कि किस शासन में कौन सी उपाधि दी जाती थी, तो वो हम देख लेते हैं। तो एक बार इसको जल्दी से देख लेंगे। तो साम्राज्य सबसे पहले आएगा भाई। अगर किसी का साम्राज्य, कोई बोलता है भाई मेरे सम्राट, मतलब कि अगर मैं, मेरा पूरा साम्राज्य है, तो ज़्यादातर ईस्ट एरियाज में ये बोला जाता था कि ये साम्राज्य है, पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता था, और इसकी उपाधि क्या होती थी, सम्राट होती थी। आज ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शासन कौन करता था, कहाँ करता था, और उसका उपाधि क्या होती थी। सम्राट किसको बोला जाता था भाई, जिसका साम्राज्य होता था पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक है। वहीं अगर अब आगे बात करते हैं तो बात करेंगे स्वराज के बारे में। शासन क्या, स्वराज, कहां पर, उत्तर की दिशा में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, स्वराज कहां पर, उत्तर की दिशा में, क्या बोलेंगे, सौराठ बोलेंगे, सौराठ, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रही है। आगे बात करते हैं वैराज्य। वैराज्य, वैराज्य, वैराज्य जो क्षेत्र होगा, मतलब जो वैराज्य जो बोलेगा कि भाई मेरा जो पूरा वैराज्य है, जो मेरा जो है पूरा का पूरा जो क्षेत्र जो है मेरा वैराज्य क्षेत्र है, मतलब मैं इसका राजा हूं, तो उसको कौन, क्या बोला जाएगा भाई, उसको उपाधि दी जाएगी विराट की। क्या दी जाएगी भाई, विराट की। विराट वो जिसका राज्य क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैराज्य कहलाएगा। विराट मतलब वो राजा जिसका राज्य क्षेत्र क्या कहलाएगा, विराट कहलाएगा। अब जिसका राज्य होगा, जिस राजा का राज्य होगा उसको क्या बोला जाएगा, राजा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई, राजा बोला जाएगा। ये बेसिकली मध्य क्षेत्र में ज्यादातर बोला जाता था, ठीक है। जिसके क्षेत्र इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बेसिकली बताता चलूंगा। तो राज्य जो था वो राजा बोला जाता था, किसके क्षेत्र को, राज्य क्षेत्र के जो अधिकारी होते थे या जिनको उपाधि दी जाती थी उनको राजा बोला जाता था। इसी से साउथ में अगर आप देखेंगे तो भोज्य चलेगा, ज्यादातर भोज्य चलेगा, और इसके जो उपाधि दी जाती थी, जो राजा बोले जाते थे उनको भोज बोला जाता था। आपने सुना होगा राजा भोज, ठीक है। एक कोटेशन में मिल जाती है हंसी मजाक वाली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है। तो भोज जो था वो ज्यादातर कहाँ चलता था भाई, साउथ में चलता था, ठीक है। तो जिनके पास जो शासन क्षेत्र भोज्य होता था उसको, उनके राजा को क्या बोला जाता था, भोज बोला जाता था। तो ये था पूरा का पूरा आपका उत्तर वैदिक काल। ये पार्ट 2 था, ठीक है भाई, ये पार्ट 2 था, ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 के लिए जो है आपका आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको पूछना है, या कोई आपको अगर अपना आंसर राइटिंग चेक करवानी है, अपना आंसर चेक कराना है, अपना हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का करवाना है, या आपको हिस्ट्री का करवाना है, या एथिक्स का करवाना है, ठीक है, तो या पॉलिटी का करवाना है, तो किसी का भी GS 1 2 3 4 किसी का भी अगर आपको करवाना है, हिंदी ऑप्शनल का, ऑप्शनल में सिर्फ हिंदी का ही मैं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिंदी ही था और हिंदी ही है। तो आप इनसे रिलेटेड आप मेरे को अपना एक आंसर जो है मेरे को मेल कर सकते हैं। मेल मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मेल ID अपनी मैं दे दूंगा। तो उसके अलावा कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड साइन ऑफ।